नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। इससे पहले देखो आप अगर हम R2 स्पेस की बात करें तो अपने पास यहाँ पर मान लो कि R2 स्पेस में अपने पास जैसे कि दो वेक्टर्स हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लें तो ये अपने पास किस तरह से डिफाइन होता था, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री ले, थीटा यानी थीटा क्या है अपने पास यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर हम यहाँ पर इसको 90 डिग्री ले तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कोस 90 जीरो। तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या हो जाता था, जीरो। जब इनकी डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाती थी तो हम क्या बोलते थे कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। ठीक है, सेम परपेंडिकुलर बोलो या फिर ऑर्थोगोनल, सेम कंडीशन यही इनर प्रोडक्ट में होती है। तो जो डॉट होती है वो इनर प्रोडक्ट का एक स्पेशल केस होता है और यही जो है, यही बात जो है वो अपनी जो इस इनर प्रोडक्ट स्पेस है इसी में होती है। तो देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या है कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने एक वी जो है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया और इस वी से हमने एक यू वेक्टर लिया कि अ वेक्टर u बिलोंग्स टू v। इस u v से हमने एक स्मॉल u वेक्टर लिया, इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू द v बिलोंग्स टू v। यानी कि हमने दो वेक्टर्स लिए u और v, कहाँ से, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस v से। यानी कि दो वेक्टर्स हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस v से लिए। अब हम इस u को v का ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब इन दोनों का यानी कि u और v का जो इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता था, इनकी जब डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, जीरो। यहाँ पर इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तब हम बोलेंगे कि यू जो है वो ऑर्थोगोनल है वी पर। ठीक है, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। अगर आपका यू वी का इनर प्रोडक्ट जीरो है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि इन दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि u जो है वो v, u ऑर्थोगोनल v इफ एंड ओनली इफ v इज ऑर्थोगोनल टू u। यानी कि u v भी लिख सकते हैं और v u भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि u v का v पर ऑर्थोगोनल है या v u पर ऑर्थोगोनल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। अब अपने पास जैसे कि हर एक वेक्टर्स में अपने पास जीरो वेक्टर तो होता ही है। तो यहाँ पर अगर हम जीरो वेक्टर्स की बात करें कि अगर किसी जीरो वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v द जीरो वेक्टर जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर v। कि जो जीरो वेक्टर होगा वो ऑर्थोगोनल होगा एवरी वेक्टर v पर, जो कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल v यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, अब अनदर डेफिनेशंस आती हैं सब स्पेसिस पर। तो देखो डेफिनेशन यही ऑर्थोगोनल की कि अगर हम किसी सब स्पेस को किसी वेक्टर पर ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी, कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, सब स्पेस है वी का। एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू v इज सेट टू बी परपेंडिकुलर टू द सबस्पेस w। हमने एक u लिया कि कहाँ से, v से। हमने एक u लिया v से। अब इस u को परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे इस w के साथ, जब इसका w का कोई एलिमेंट जैसे w का हमने कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल W से, तो इस W का कोई एलिमेंट या कोई वेक्टर बोल सकते हैं, उसका इस V के वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तब हम बोलेंगे कि ये जो W है वो आपका सबस्पेस ऑफ ये ऑर्थोगोनल बनाएगा अपना किसी V वेक्टर पर। ठीक है, अब अपने पास मान लो अगर दो सब स्पेसिस गिवन हो, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर कोई दो सब स्पेसिस गिवन हो, यहाँ पर क्या था, एक सब स्पेस गिवन था और एक वेक्टर गिवन था। नेक्स्ट में जो डेफिनेशन है इसमें दो सब स्पेसिस हैं और इस हमें ये दिखाना है कि ये जो दोनों सब स्पेस हैं वो एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इन दोनों के एलिमेंट्स, मान लो हमने W1 और W2 लिए, तो W1 और W2 के जो सब स्पेस ऑफ V हैं
इन W1 से हमने एक एलिमेंट लिया W1 और इस W2 से एलिमेंट लिया W2 और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि W1 है वो W2 पर ऑर्थोगोनल है या W2 W1 पर ऑर्थोगोनल है। ठीक है, W1 और W2 इनका जो इनर प्रोडक्ट है ये दोबारा ऐसे लिख रखा है कि W1 जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, W2 इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट की जो नोटेशन होती है वो W के ऊपर परपेंडिकुलर की नोटेशन होती है और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और ये किस तरह से डिफाइन होता है कि यहाँ पर एक V वेक्टर लिया, कहाँ से, V से, और जब इस V का इनर प्रोडक्ट इस कैपिटल W के किसी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ठीक है, ये डेफिनेशन आप देख लेना कि लेट W बी सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन द सेट W, यानी कि W परपेंडिकुलर इस तरह से डिफाइन होगा। ये नोटेशन आपको याद रखनी, ये डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आ सकती हैं। तो जो V है वो V से बिलोंग करेगा, जहां पर V का और इस W के एलिमेंट का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। अब यहाँ पर देखो ये लिख भी रखा है कि WT इज रीड एज W परपेंडिकुलर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ये। ठीक है, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको हम W परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो देखो, इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि लेट W बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी कि जो W है वो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल सेट हमें गिवन है, कहाँ पर, इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, देन हमें क्या प्रूफ करना है कि W जो है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है कि जो आपके पास जो W है वो आपका ऑर्थोगोनल सेट नॉन जीरो वेक्टर्स का है। तो हम यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लिया कि W में कोई ना कोई एलिमेंट्स है, क्योंकि नॉन जीरो दे रखा है। तो U1 U2 से लेकर UN तक हमने यहाँ पर W में एलिमेंट्स ले लिए, बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ये ऑर्थोगोनल है। अगर ये ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या हुआ कि जो W का जो एलिमेंट है, यानी W के जो एलिमेंट्स है U1 U2 U3 जो भी हैं, ये जहां पर U1 तक जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इनका जब हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि U1 का U2 के साथ, फिर U2 का U3 के साथ, या U1 का U3 के साथ, U1 का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, यानी कि जब हम इनका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे कि UI का जब हम UJ के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस लाइंस के बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि UI का इनर प्रोडक्ट UJ के साथ क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है W जो है वो ऑर्थोगोनल सेट है, जहां पर I और J जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, बिलोंग करेंगे कहाँ, 1 से लेकर N तक। और बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि I जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू J होना चाहिए। ठीक है, यानी कि I की जो वैल्यू है वो J के इक्वल नहीं होनी चाहिए। U1 का U2 के साथ इनर प्रोडक्ट, U2 का U1 के साथ, U1 का U1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या लेके चले हम कि I जो है वो J के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिया। अब हम इस W को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। हमने कोई स्केलर्स ले लिया AI, अब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो A1 U1 प्लस A2 U2 से लेकर AN UN तक हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या शो करना है कि जो AI है वो आपके किसके इक्वल प्रूफ करने, हमें 0 के इक्वल प्रूफ करने हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लें अगर, तो इनर प्रोडक्ट, इसका इनर प्रोडक्ट जब हम UJ के साथ लें, यानी कि हम इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी A1 UI, तो समेशन I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर N तक AI UI। ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी है, 1 से लेकर N तक वेरी है, इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब हम यहाँ पर इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, समेशन ऑफ इस चीज का इनर प्रोडक्ट हमने किसके साथ लिया, UJ के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी इक्वल्स टू अपना क्या आएगा, 0 आएगा फॉर J बिलोंग्स टू 1 से लेकर N तक।
ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर इस चीज का इनर प्रोडक्ट यूजे के साथ लिया और अपने पास इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो यहाँ पर यानी कि कोई स्केलर जैसे कि समेशन आई से लेकर 1 से लेकर n तक जो ए आई है वो आपका क्या है, यहाँ पर स्केलर है। स्केलर है तो वो आपका बाहर आ जाएगा किससे, इनर प्रोडक्ट से। ये एक डेफिनेशन होती है आपकी इनर प्रोडक्ट की कि अगर आपके पास ए यू प्लस में बी वी और का डब्ल्यू के साथ अगर इनर प्रोडक्ट है तो ए स्केलर बाहर आ जाता है, यू का डब्ल्यू के साथ हो जाता है इनर प्रोडक्ट, और प्लस में बी बाहर आ जाता है, वी का डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये चीज वो आपकी क्या है, स्केलर है, ये बाहर आ जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, यू आई यू जे। ठीक है, क्या बचेगा, यू आई यू जे। ये जो है यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले बता दिया वही सेम चीज है। अब देखो यहाँ पर देखो ए, जब हम ए आई बाहर निकालेंगे आपके पास क्या बचेगा, यू आई यू जे इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पर आप इस तरह से मत लिखना, ठीक है। तो हमने यहाँ कहाँ तक किया, यहाँ तक किया कि हमने ए आई जो है वो बाहर ले लिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ क्या बचा, यू आई यू जे। अब मैं ए आई को वेरी करवा रही हूँ यानी कि आई को वेरी करवा रही हूँ, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, A1 इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 UJ, फिर प्लस में A2, मैं I को वेरी करवा रही हूँ सिर्फ, ठीक है, फिर U2 UJ, फिर प्लस में लास्ट में जाकर इस तरह से आपके पास AN UN UJ बचेगा। इक्वल्स टू में आपके पास क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। और एक बात ये नोट करो कि आपके पास कहीं ना कहीं जो आई की जो वैल्यू है वो जे के इक्वल आएगी, यानी कि ए जे यू जे, ठीक है, यानी कि आई की कोई ना कोई वैल्यू, जहां पर आई की वैल्यू जो है वो जे के इक्वल होएगी, तो ए जे यू जे और यू जे, ठीक है, इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा था, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल डेफिनेशन की अगर हम किसी, क्योंकि हम क्या लेके चले कि आई जब डज नॉट इक्वल्स टू जे होगा तो आपके पास उसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो आपके पास ये सारे 0 बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का जे के साथ है, 2 का जे के साथ है, ये सारे 0 बन जाएंगे। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, ए जे यू जे, इन्होंने सीधा स्टेप लिख रखा है यहाँ पर, तो ए जे यू जे इनर प्रोडक्ट आपका ये बच गया इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि या तो ए जे 0 होगा या फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ यूजे आपका 0 होगा, लेकिन यूजे इनर प्रोडक्ट आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या थी कि आई डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी आपके पास इनर प्रोडक्ट 0 होगी। ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब ए जे 0 होगा। अगर ए जे 0 होगा, जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, इसका मतलब सारे जो ए जे हैं वो क्या हो गए, 0 हो गए, तो इसका मतलब आपका जो डब्ल्यू है वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो ये स्टेप इन्होंने सीधे डायरेक्ट कर रखे हैं, आप इस तरह से इनको वेरी करवा के फिर ये आया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कंडीशन लेके चले थे कि आई डज नॉट इक्वल्स टू जे होगा तो इनर प्रोडक्ट 0 होगा, इनर प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये सारे क्या है वो 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम भी आपके पास सेम एज इट इज ऐसे ही है। लेट डब्ल्यू अपने पास यहाँ पर एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ। लेट ए वेक्टर वाई बिलोंग्स टू वी, हमने एक वेक्टर लिया वाई जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट वाई बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू, देन वाई इज इक्वल्स टू, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो गिवन है वो देखो, प्रूफ में हमने सेम लिखा कि W जो है वो x1 से लेकर xn तक भी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF। ठीक है, अब हमें पता है कि xi का जब xj के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 होगा। फॉर ऑल सेम कंडीशन क्या होना चाहिए कि i डज नॉट इक्वल्स टू j होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल सेट गिवन है। ऑर्थोगोनल सेट गिवन, इसका मतलब x1 का x2 के साथ, x1 का x3 के साथ जब हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे वो आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन यही होती है कि किसी वेक्टर्स का अनदर वेक्टर के साथ हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, जब वो 0 आ जाए तो वो उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल सेट गिवन, इसका मतलब x1 जो यानी कि वो अपने हर एक एलिमेंट्स के साथ, यानी x1 जो है वो अपने अनदर हर एक एलिमेंट्स के साथ जब इनर प्रोडक्ट करेगा तो क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। ठीक है, अब हमें y गिवन है। नेक्स्ट जो आगे इसका जो प्रूफ है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखो y जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, y जो है वो हमें बिलोंग कर रखा है v से, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, सच दैट y इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन।
अगर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि y(a1) x1 a2 x2 an xn तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू अगर हम समेशन में लिखें तो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक ai और xi। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसका के एक्स के साथ अगर इनर प्रोडक्ट निकालें, एक्स के यानी कि एलिमेंट्स हमने खुद से कोई नाम दे दिया एक्स के, तो एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट निकालें तो समेशन ऑफ ये आपका एज इट इज आ जाएगा और एक्स के। अब यहाँ पर ये स्केलर का काम करेगा तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स आई और एक्स के। ठीक है, अब एक्स आई और एक्स के जो इसके साथ जब इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो सेम वही जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया, हमने आई को वेरी करवाया, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा a1 x1 x के, फिर प्लस में a2 x2 x के, फिर कहीं ना कहीं अपने पास i की वैल्यू जो है वो k के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा a के x के और x के। ठीक है, और प्लस में लास्ट में आपके पास an xn और x के। ठीक है, अब अनदर जितने भी अपने पास इनर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या बन जाएंगे जीरो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही कंडीशन लेके चले थे कि xi का xj के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा जीरो फॉर ऑल i जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए j होना चाहिए। यहाँ पर i1 k के इक्वल है नहीं, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो a के है एज इट इज आ गया, ये नोम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स के का इनर प्रोडक्ट, यानी कि v अगर v का नॉर्म का स्क्वायर अगर हम करें तो वो अपने पास क्या था v का इनर प्रोडक्ट v के साथ, तो यहाँ पर एक्स के यानी एक्स के नॉर्म का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर a के इज इक्वल्स टू में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये किस चीज के इक्वल है y के एक्स के इनर प्रोडक्ट के साथ, तो a के का वैल्यू निकालें तो ये जो एक्स के का जो नॉर्म का स्क्वायर है वो उस साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें और यहाँ जो k है इसको हम i के साथ रिप्लेस करें तो ai इज इक्वल्स टू क्या बनेगा y एक्स आई अपॉन में एक्स आई के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने रिप्लेस किया है। अब जो ये जो ए आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन में यूज करें तो आपके पास क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू में समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ए आई की जगह हमने ये वैल्यू रख दी और एक्स आई आपके पास एज इट इज, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जो आपको प्रूफ करने थे। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम में आती है, तो देखो ये क्या है कि लेट W बी ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि W जो है वो आपका नॉन एम्पटी सबसेट है किसका एक इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का, देन WT जो है वो सब स्पेस ऑफ VF। हमें क्या दिखाना है कि W कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें सब स्पेस दिखाना है। सब स्पेस में हम देखो जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था वहां पर सब स्पेस वहां पर जब हमने किया था वहां पर वन टेस्ट किया था हमने। ठीक है, वन टेस्ट में क्या था कि हम AU यानी सब स्पेस प्रूफ करने के लिए AU यानी कि हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए, जैसे कि दो वेक्टर्स लिए किसी वेक्टर से और किसी स्केलर से दो स्केलर लिए। जब हम ये वन टेस्ट करके ये भी जब हम उस W में दिखा देते थे तो हम कहते थे कि वो सब स्पेस है। यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो कैसे प्रूफ कर रखा है इन्होंने कि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे करना है अब हमें, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती थी जो कि हमने डेफिनेशन करके आए वो सेम। अब देखो हर एक वेक्टर्स में एक जीरो वेक्टर्स होता है जो कि हर वेक्टर्स को बिलोंग करता है, तो हमने यहाँ पर जीरो वेक्टर की बात की, यानी जीरो वेक्टर जो है वो W कॉम्प्लीमेंट में होगा। जीरो वेक्टर W कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब W कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्पटी है। ठीक है, ये अपने पास इन्होंने इस तरह से करके दिखा दिया, क्योंकि जीरो वेक्टर्स की देखो हमने वहां पर डेफिनेशन में भी की था कि जीरो वेक्टर जो है वो हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि उसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा। अब हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए V1 एंड V2, कहाँ से W कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि हमने W कॉम्प्लीमेंट को सब स्पेस दिखाना है तो हमने W कॉम्प्लीमेंट से दो वेक्टर्स लिए और A भी दो फील्ड से वेक्टर स्केलर ले लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है वो प्रूफ करके दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पर UV की जगह क्या ले रखे हैं V1 और V2, यानी कि अब हमें इनर प्रोडक्ट की बात है यहाँ पर, तो हमें इसी तरह से इनर प्रोडक्ट यानी ये दो जो चीज़ है वो निकाल के हम इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे इस चीज़ में
रखेंगे, यानी कि u की जगह हमें यहाँ पर क्या लेना है, v1 का इनर प्रोडक्ट w के किसी अनदर वेक्टर्स के साथ, यानी कि हमने v1 का इनर प्रोडक्ट जब हम w के साथ निकाला वो 0 होगा, एंड v2 का, अगर v2 का हम किसी अनदर w के साथ इनर प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि ये w कॉम्प्लीमेंट, जो w कॉम्प्लीमेंट है उसकी आपके पास डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पर v की जगह क्या है, v1 और v2, तो v1 का w के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा और v2 का w के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम यहाँ पर av1 प्लस में bv2, सेम यही है au प्लस bv, इसका हम w के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर वो आपका क्या आ जाए, वो आपका 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आपका सब स्पेस बना रहा है। तो यहाँ पर av1 प्लस bv2, av1 w के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस में bv2 का w के साथ इनर प्रोडक्ट, ये कैसे आया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपने इनर प्रोडक्ट की कि अगर आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स गिवन हो इनर प्रोडक्ट, तो हम सेपरेट कर सकते हैं, आपका जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, v1 का w के साथ इनर प्रोडक्ट, b बाहर आ जाएगा, v2 का w के साथ इनर प्रोडक्ट, ये आपके 0 है, यही अभी हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा, तो a डॉट 0 प्लस b डॉट 0, तो ये 0 ओवरऑल 0, यानी कि a v1 प्लस b v2 जो है वो w कॉम्प्लीमेंट में चला गया, इसका मतलब v1 और v2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आपके w कॉम्प्लीमेंट में, और हमने प्रूफ कर दिया कि a v1 प्लस b v2 भी जो w कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब w कॉम्प्लीमेंट आपका सब स्पेस है v पर। ठीक है, ये थ्योरम थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पहले एक डेफिनेशन गिवन है कि लेट w बी ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट vf, की w जो है वो एक नॉन एम्पटी सबसेट है किसी इनर प्रोडक्ट vf पर, देन w w परपेंडिकुलर इज ए सबस्पेस ऑफ vf, की w जो है w ऑर्थोगोनल जो है वो सबस्पेस आपका vf पर, तो इसका जो डबल कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल का डबल कॉम्प्लीमेंट जो होगा x बिलोंग करेगा v में, और एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w2, यानी y जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, w परपेंडिकुलर पर आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये जो डबल है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट w परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कोई x वेक्टर हम v से लेंगे और x का y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, जहां पर ये जो y है वो आपका w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में से लिया जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि लेट w बी ए सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस vf, कि जो w है वो सबस्पेस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस vf का, इफ ये आपका बेसिस है w का, देन w कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि हमें यहाँ पर कन्वर्स पार्ट भी करना है कि w बिलोंग कर रहा है w कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ पर w का wi के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखाना है, फिर हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें जो गिवन है इस सेट को हमने S मान लिया, एस सेट बी ए बेसिस ऑफ W विच इज सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, ये चीज हमें गिवन है। तो हमने सबसे पहले लेट किया कि जो W जो है वो W कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, बी एन आर्बिट्रेरी, सिंस S इज ए बेसिस ऑफ W, ये चीज भी हमें गिवन है कि जो S है वो क्या है, बेसिस है W का। अगर ये बेसिस है तो इसका मतलब सारे WI किस में बिलोंग करेंगे, W में बिलोंग करेंगे, जितने भी WI है वो किस में बिलोंग करेंगे, W में, जहां पर I की जो वैल्यू वो 1 से लेकर n तक वेरी करवा रही है। अब डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि किसी कोई वेक्टर हम लेते थे v से, उसका कॉम्प्लीमेंट इस w के साथ करते थे, उसका इनर प्रोडक्ट जो वो क्या आता था, 0 आता था। हमने कोई w एलिमेंट लिया जो कि w कॉम्प्लीमेंट से है, तो इस w का इनर प्रोडक्ट करेंगे किसी v वेक्टर्स के साथ, तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब जितने भी wi है वो सारे बिलोंग करें w में, तो यहाँ पर अगर w v के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब w जो है वो wi के साथ आपका इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। w v के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, तो wi भी w से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ये w से बिलोंग करे, इसका मतलब w का wi के साथ जब हम इनर प्रोडक्ट करते हैं वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। कन्वर्सली पार्ट में देखो कि S अपना कोई सेट है w1 से लेकर wn तक,
ठीक है, ये चीज़ तो हमें गिवन है, सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव। डब्ल्यू वेक्टर लिया हमने, ये चीज़ ली, ये हमने फर्स्ट में प्रूफ किया, यहाँ पर हम लेट करके चलेंगे कि ये हमें गिवन है। सिंस एस इज ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू, की जो एस है वो बेसिस है आपका डब्ल्यू का, सो एनी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि वी को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 W1 A2 W2 प्लस AN W1 तक, और इसको हम समेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं AI WI। ठीक है, अब हम W का V के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखा दें तो अपने पास क्या होगा कि अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो अपने पास W जो है वो बिलोंग कर जाएगा W कॉम्प्लीमेंट में। तो हम W का V के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो W एज इट इज आ जाएगा, V हमने किस तरह से लिखा, समेशन ऑफ AI प्लस में ये, यानी कि जब हम इस तरह का इनर प्रोडक्ट को जब हम सेपरेट करते हैं तो कॉन्जुगेट की तरह सेपरेट करते हैं कि फर्स्ट आपका सेम हो, सेकंड के साथ जब हम उसका सेपरेशन करते हैं तो वहाँ पर इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो स्केलर होगा, यानी कि देखो कोमा के बाद अगर स्केलर्स हो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो है आपका स्केलर ये बाहर कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर a कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, W का WI के साथ इनर प्रोडक्ट, और हमें ये गिवन है कि W का WI के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0, तो ये 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगी, तो यानी कि हमने दिखा दिया कि इनर प्रोडक्ट 0 है, जहाँ पर V जो है वो W से बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्रेरी, हैंस W जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इनर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट क्या है कि W का किसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब जो ये W है वो आपका कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपकी 4 जो थ्योरम्स थी वो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।